नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शुरू करने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय जिन FYUGP सेमेस्टर 4 सेशन 22 से 26 BA BSc BCom यानी कोई भी सब्जेक्ट मतलब स्ट्रीम हो आपका, तीनों के लिए आपको पता है कि BSc 2 पढ़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल स्टडी जो तीनों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग देखेंगे, आज लेक्चर 1 से शुरू करेंगे। लेकिन अगर इससे पहले आपने सिलेबस नहीं देखा तो आप पहले सिलेबस देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये हम लोग का है दोस्तों लेक्चर 1 यूनिट 1, ठीक है। चलिए यूनिट 1 जो है हम लोग का वो देखेंगे। यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडी में कि झारखंड के पर्यावरण और जैव विविधता का परिचय, जिसमें हम लोग आज पहला देखेंगे झारखंड के भूगोल। आज पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो आप अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर को। चलिए देखिए दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। BA BSc BCom तीनों के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। BSc पेपर के तौर पर आपको पढ़ना है इन्वायरमेंटल स्टडी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज से डेली आपको जो है इसका पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो आप थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हम लोग का कि झारखंड के भूगोल। तो भूगोल का मतलब आप तो जानते ही हैं कि झारखंड का भूगोल मतलब झारखंड के हर एक चीज़ों को देखना है दोस्तों, जिसमें हमने देखेंगे पठार, जलवायु, झारखंड की दृष्टि मतलब झारखंड कैसा है, उसके संरचना वगैरह हर एक चीज़ को देखा जाता है भूगोल के अंदर, ठीक है। उसके आसपास के जिले वगैरह, राज्य वगैरह, ठीक है। चलिए, तो पहला हम लोग का है इसमें झारखंड की स्थिति। तो झारखंड की स्थिति क्या है? तो झारखंड की स्थिति हम लोग देखेंगे तो पहला है कि झारखंड भारत का 27वां राज्य है। झारखंड जो है भारत का 27वां राज्य है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बनने से पहले ये 28वां था, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित बन गया तो ये 27वां हो गया। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो झारखंड जो है वो भारत के मानचित्र जो है ना उसके उत्तर पूर्वी में स्थित है, ठीक है। ये भी समझ आ गया। अब देखते हैं दोस्तों, यह भारत का एक भू अवशिष्ट है। भू अवशिष्ट किसे कहते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए देखते हैं। भू अवशिष्ट बोलते हैं जिस मतलब मान लीजिए कोई राज्य है, उसके चारों तरफ राज्य घिरा हो तो उसको बोलते हैं भू अवशिष्ट। अवशिष्ट, ठीक है। लैंड लॉक्ड स्टेट, ठीक है, जिसके चारों ओर जो है राज्य हैं। चलिए देखते हैं। टोटल 5 राज्य है। कौन कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर में आपको बिहार राज्य देखने को मिल जाता है झारखंड का, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य देखने को मिल जाता है। तो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग का दोस्तों कि झारखंड राज्य का जो है निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ये आपको पता है। बट आपको ये जानकारी होना चाहिए कि उस समय जब बिहार से अलग हुआ था तब टोटल सिर्फ 18 जिले थे जो बिहार से अलग होके झारखंड बने थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो झारखंड का टोटल कुल जिला है वो 24 जिला है। कितना है? 24 जिला है झारखंड में, ये आपको पता होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे। बोला कि झारखंड राज्य की राजधानी जो है रांची है, आपको भी पता है। लेकिन इसका औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है, ये बहुत को नहीं भी पता होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ये किस लिए है? क्योंकि जमशेदपुर में जो है बहुत सारा औद्योगिक है, मतलब कारखाना वगैरह, औद्योगिक विकास वगैरह होता है, इसलिए। और इसका सांस्कृतिक राजधानी जो है दोस्तों वो देवघर हो जाता है। देवघर में हमारे मंदिर है, बाबा धाम, और बहुत सारे संस्कृति वहाँ से जुड़ी हुई है, इसलिए देवघर जो है हम लोग का संस्कृति राजधानी के रूप में जाना जाता है। फिर आपको पता होगा कि उप राजधानी हम लोग का जो है वो दुमका है झारखंड का। आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा? अब चलिए आगे देखते हैं इसका पठार। अब पठार क्या है? कौन सा पठार है? तो देखिए, गोंडवाना भूमि का भाग होने के कारण झारखंड एक पठारी बहुलक इलाका है। मतलब गोंडवाना भूमि के कारण ये जो है झारखंड एक पठारी इलाका, मतलब पठार यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो झारखंड के पठार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पठार है जो है हजारीबाग पठार, दूसरा है रांची पठार। ये 2 भागों में बांटा गया। इस पॉइंट को आप जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी कारण झारखंड को छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है। किस कारण से? पठार होने के कारण 2 पठार में बांटा गया है दोस्तों, हजारीबाग और दूसरा जो है रांची पठार।
हो गया। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे हम लोग का है कि रांची पठार में ऊंचे नुकीले पर्वतों की संख्या जो है कम है। अब यहाँ से आ जाता ऊंचे नुकीले पर्वतों की संख्या कम है क्योंकि रांची में पठार की गुम्बदनुमा पर्वत अधिक पाए जाते हैं। अब यहाँ से आपको ये गुम्बदनुमा क्या होता है आप समझिए। देखिए देखिए, ये होता है आपका नुकीला पर्वत, गुम्बदनुमा पर्वत ऐसा होता है, ठीक है। तो यह जो रांची पठार में जो पाया जाता है वो ऐसा वाला पाया जाता है, ऐसा वाला नहीं पाया जाता, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं गुम्बद नुमा पर्वत। चलिए, इसी कारण रांची पठार को झारखंड का संप्राय मैदान भी कहा जाता है। किस कारण से? तो इसी कारण से, ठीक है। ये आपने जान लिया। अब हम लोग देखेंगे कि संप्राय मैदान ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां पर्वत की ऊपरी शिखर कम नुकीले व घुमतवार हो। बस ऐसा ही जो हम बताएं ऐसा होता है, लेकिन नुकीलेदार वाला ऐसा होता है, ऐसा ऐसा पर्वत जो कि रांची पठार में ऐसा वाला है, ये हम लोग कहा जाएगा हजारीबाग वाला में, ये रांची में नहीं है, ठीक है। चलिए, हो गया यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं दूसरा हम लोग का है, वो है हजारीबाग पठार। तो दोस्तों ये हजारीबाग पठार जो है थोड़ा सा धुंधला हो गया है शायद, हम थोड़ा सा। चलिए, तो अब्बर दूसरा जो पठार है आपको आपको पता था दो भागों में बांटा गया है, एक रांची पठार, एक है हजारीबाग पठार। तो इसको भी अब हजारीबाग जो पठार है उसको दो भागों में बांटा गया। पहला है निचला हजारीबाग पठार, दूसरा ऊपरी हजारीबाग पठार, ये दो है। अब इसके बारे में समझते हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो निचले हजारीबाग पठार की ऊंचाई जो है वो ऊपरी हजारीबाग पठार की तुलना में कम है और यह झारखंड के उत्तर दिशा में स्थित है, जबकि ऊपरी हजारीबाग पठार जो है वो ऊंचाई सबसे अधिक है। सबसे ऊंचा पठार होने के कारण झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पारसनाथ पर्वत इसी पठार में स्थित है। जो पारसनाथ पर्वत है वो इसी पठार में आता है। कौन सा? हजारीबाग पठार में, ध्यान रखिएगा। और कौन सा पठार? हजारीबाग निचला पठार में आता है, ठीक है। ऊपरी पठार में, सॉरी, ऊपरी पठार जो है वो ऊंचा है ज़्यादा, इसलिए पारसनाथ पर्वत आता है। निचला पठार थोड़ा सा कम है, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, अब हम लोग का आगे जो टॉपिक है वो है खनिज। आखिर झारखंड में कौन सा खनिज पाया जाता है, क्या क्या खनिज है, कहाँ पाया जाता है, इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे। तो पहला है कि पठारी क्षेत्र होने के कारण झारखंड एक खनिज संपदा से संपन्न राज्य है, मतलब खनिजों से भरपूर है, जहाँ कोयला, सोना, लोहा से लेकर यूरेनियम जैसे कीमती खनिजें पाई जाती है, मिलती है। खनिजों की दृष्टि से झारखंड एक अनमोल राज्य है, मतलब एक कीमती राज्य है जिसका बहुत ज़्यादा जी योगदान होता है हमारे भारत के लिए, या फिर अर्थव्यवस्था के लिए, या बोला जा सके तो भंडार के लिए। झारखंड के सभी जिलों में कोई ना कोई खनिज का भंडार स्थित है, मतलब कहा जा रहा है कि झारखंड के हर एक जिले में कोई ना कोई जो है वो खनिज पाए जाते हैं। झारखंड में मिलने वाली प्रमुख खनिज तो देखिए किस प्रकार है। तो पहला हम लोग यहाँ देखते हैं कि झारखंड की तुलना जर्मनी की रूर घाटी से की जाती है, इसलिए झारखंड को भारत के रुद्र प्रदेश भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रहे। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सके कि भारत के रुद्र प्रदेश किसे कहा जाता है, तो झारखंड को दोस्तों, ठीक है। झारखंड में 3 प्रकार की खनिजें पाई जाती है। पहला होता है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज और तीसरा होता है ऊर्जा खनिज। आपने जो है साइंस अगर पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो आपको क्लास 8 या 9th में आपने, या फिर 10th में आपको ये धात्विक अधात्विक थोड़ा सा पढ़ा होगा। धात्विक वही होता है जिसमें धातु वगैरह हो, जैसे कि लोहा, टीना, सोना, चांदी। अधात्विक में आ जाता है कोयला वगैरह, और सॉरी, अधात्विक में आपका आ जाता है ग्रेफाइट वगैरह, जो अधात्विक हो, जिसमें धातु की अभिक्रिया ना हो। ऊर्जा में आ जाता है कोयला, यूरेनियम वगैरह। चलिए इसको भी देखते हैं। तो धात्विक खनिज मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और रांची जिले में पाई जाती है। ये सभी जिले प्रमुख है जहां धात्विक खनिज पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें प्रमुख खनिज लोहा, क्रोमाइड, मैग्नीज, टीना, तांबा, बॉक्साइड, सोना, चांदी इत्यादि शामिल है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब आता है थोड़ा सा इसका देख लेते हैं वितरण वगैरह, मतलब डिटेल वगैरह। तो लोहा हम लोग का पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है, बॉक्साइड जो है वो लोहरदगा में, क्रोमाइट जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में, टीना हम लोग का जो है हजारीबाग में, तांबा
पूर्वी सिंहभूम, सोना, रांची। खैर आपको इतना डिटेल नहीं याद करना, बट हाँ हो सकता है ऑब्जेक्टिव के टाइप पर आपको पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलिए अब चलेंगे थोड़ा सा आगे, हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग का है आधात्विक खनिज। देखिए दोस्तों, बार बार आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये हो जा रहा है धुंधला टाइप का, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग का जो प्रॉब्लम था पूरा तरह से ठीक हो चुका है, ठीक है। तो चलिए दूसरा हम लोग का टॉपिक था आधात्विक खनिज। हम लोग यही थे ना, धात्विक हम लोगों ने पढ़ लिया है, कहाँ कहाँ पाया जाता था वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। आप अच्छे से एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। धात्विक खनिज मुख्य रूप से कोडरमा, हजारीबाग, पलामू, गढ़वा और रांची जिले में पाई जाती है। इसमें प्रमुख खनिज जो है वो अब्रक है, ग्रेफाइट है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट और एम्बेस्टर आदि, मतलब बहुत सारे हैं। इन सभी जो है वो पाए जाते हैं कहाँ कहाँ, कोडरमा, हजारीबाग, पलामू, गढ़वा और रांची जिले जैसे प्रमुख राज्य। अब्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अब्रक जो है कोडरमा और हजारीबाग में, ग्रेफाइट जो है पलामू में, चूना पत्थर जो है गढ़वा और पलामू में, डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट जो है वो पलामू में पाया जाता है, एम्बेस्टर जो है वो रांची में। तो आपने यहाँ से थोड़ा सा देख लिया। अब आता है हम लोग का आगे जो था वो था खनिज ऊर्जा। तो खनिज ऊर्जा, ऊर्जा खनिज जो है वो कहाँ, तो मुख्य रूप से हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले में पाई जाती है। इसमें प्रमुख खनिज कोयला है, यूरेनियम है, थोरियम है, इल्मे इल्मेनाटाइट, ठीक है, इल्मेनाइट, ठीक है। थोड़ा सा आप ये मत सोचिएगा हिंदी नहीं आता, बट थोड़ा सा ये जो है ना इसलिए हुआ, ठीक है, याद ही पाए जाते हैं। कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो दामोदर घाटी में, झरिया, चंद्रपुरा, कर्णपुरा, बोकारो। बरकरा बेसिन जो है वो हजारीबाग, गिरिडीह में, अजय बेसिन, जयंती कोरिया, राजमहल बेसिन, पंचवारा, छप्पर छप्परभिटा, गिलवड़ी, ये जो है ये सब नाम है, ठीक है, जहाँ जहाँ पाया जाता है कोयला। अब हम लोग देखते हैं यूरेनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों। तो यूरेनियम मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा जिले में, मतलब जादूगोड़ा जगह है वहाँ पाया जाता है। थोरियम जो है वो रांची और धनबाद में पाया जाता है। इल्मेनाटाइट जो है वो रांची में पाया जाता है। ये हो गया हम लोग का क्लियर। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे कुछ खनिजे का उत्पादन में झारखंड जो है वो काफी आगे है, जैसे कि यूरेनियम, पेराटाइट, कोकिल कोल, अब्रक और ग्रेफाइट का उत्पादन में झारखंड जो है वो देश के सबसे आगे है। लेकिन बहुत सारे खनिजों में थोड़ा सा कम है, लेकिन ये सब में ज्यादा है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा कौन कौन सा मतलब उत्पादन में जो है आगे है झारखंड। अब आता है हम लोग का आगे वाला पर्वत। आपने ऊपर पढ़ चुका है, आपने थोड़ा सा जानकारी होगा आपको कि आपने पठार के बारे में पढ़ा। पठार यानी आपको पता है कि यहाँ पर्वत है ना। तो यहाँ देखिए छोटा से छोटा पठार से लेके मोस्ट जो सबसे ज़्यादा बड़ा पठार है वो है 1365 मीटर तक का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि छोटा से लेके सबसे ज़्यादा जो है वो 1365। हो सकता है ऐसा एग्जाम में पूछ ले कि झारखंड का सबसे ऊंचा पठार या फिर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है और कितने मीटर का है। तो सबसे ऊंचा है वो है पारसनाथ पर्वत जो 1365 मीटर का है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तो गिरिडीह जिले में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में जस्ट नीचे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ है हम लोग का प्रमुख पर्वत, पहला में ही आ जाता है पारसनाथ पर्वत। यह झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जो गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ है, गिरिडीह जिले में। इसकी ऊंचाई जो है वो 1365 मीटर है ऊंचा, ठीक है। इस पर्वत की काफी धार्मिक मान्यताएं हैं, मतलब यहाँ जो है गौतम बुद्ध का मंदिर है। इस पर्वत का नाम जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पारसनाथ के नाम से रखा गया था, मतलब उन्हीं के नाम के कारण यहाँ जो है पारसनाथ पर्वत नाम रखा गया। आपने छोटा छोटा डिटेल देखना है, इसका पूरा डिटेल हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब देखेंगे। अभी हम लोग ज़्यादा देखेंगे नहीं, क्योंकि अगर पूरा देखने लगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ अभी झारखंड का भूगोल देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा हो जाता है हम लोग का चित्रकूट पर्वत। यह पर्वत भी जो है झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 392 मीटर है। आपको ये सब इसलिए ध्यान रखना है, हो सकता है सवाल पूछा जा सके कि त्रिकुट पर्वत की जो है ऊंचाई कितनी है, पूछा जा सके पारसनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है, कहाँ पाया जाता है, कौन से जिले में। तो ये सब ध्यान रखना है। यह पर्वत एक अच्छा धार्मिक स्थल है
स्थल के साथ साथ एक बेहतर पर्यटन स्थल भी है। मतलब यह धार्मिक स्थल है लेकिन साथ ही साथ ये पर्यटन स्थल भी है। इसी पर्वत से ही मेवरांची नदी का उद्गम भी होता है। मतलब मेवरांची नदी जो है वो यहीं से निकलती है, यहीं से उसका उद्गम भी होता है, शुरुआत होता है। आपने यहाँ तक देखा। अब है एगो रांची हिल। रांची हिल देखेंगे, यह पर्वत झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। रांची हिल के नाम से ही आपको पता चल रहा है ये रांची में ही स्थित है, इसलिए रांची नाम रखा गया। इसकी ऊंचाई लगभग 350 फीट है। यह पर्वत एक अच्छा धार्मिक स्थल के साथ साथ एक बेहतर पर्यटन स्थल भी है। सेम वही चीज है, यह एक धार्मिक स्थल है, ठीक है, और साथ ही साथ ये पर्यटन स्थल भी है। इस पर्वत पर प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है। किसका? शिव जी का मंदिर है। आपको पता है बड़ा पहाड़ी है, शिव जी का मंदिर है। आप अगर नहीं गए तो कभी जाइएगा, अच्छी अच्छी जगह है। इस मंदिर को पहाड़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, बहुत बार ये ऐसा होता है, अगर आप रांची वगैरह में जाइएगा तो यहाँ डायरेक्ट बहुत सारे लोकल आदमी डायरेक्ट पहाड़ी मंदिर नाम से भी जानते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। आपके पास क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, या फिर आपको हो सकता है सब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकती है। रांची हिल के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग का टैगोर हिल। यह पर्वत झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। यह भी रांची में स्थित है। इसकी ऊंचाई 300 फीट है। यह पर्वत एक अच्छा धार्मिक स्थल के साथ साथ एक बेहतर पर्यटन स्थल है। इसके बारे में सीधा समझिए, जो भी है ना ये सब अधिकतर पर्वत जो है वो धार्मिक स्थल से जुड़े हुए, साथ ही साथ एक पर्यटन स्थल भी है जहाँ पर्यटक लोग जाते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, ठीक है। पर्यटन स्थल यही होता है। आगे हम लोग का दोस्तों एक तो है राजमहल हिल। राजमहल हिल जो है वो साहिबगंज जिले में स्थित है। कहाँ है? झारखंड के साहिबगंज जिले में। यह पर्वत एक बेहतर पर्यटन स्थल है। इसी पर्वत से ही गुमानी नदी का उद्गम होता है। ये सब जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। खैर, जब हम लोग नोट्स वगैरह देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, तब हम आपको बताएंगे। खैर, अभी थोड़ा सा फिर भी ध्यान रखना है। आगे आ जाता है हम लोग नदियाँ। झारखंड के नदियाँ के बारे में जानेंगे। झारखंड का भूगोल यानी कि हम लोग को सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, पर्वत, नदी, पठार, वन, उसकी आसपास की पठार, पर्यटन स्थल, हर एक चीज़, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ है, धीरे धीरे हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे तो करेंगे, ठीक है। झारखंड में कई नदी है परंतु ज़्यादातर नदियाँ बरसाती नदी है। मतलब नदी तो बहुत है लेकिन जो नदी है वो बरसाती नदी है। मतलब बरसात के कारण वहाँ पानी रहती है, या तो बरसात के कारण वह बनी है। अपवाद जैसे मतलब एक तो एग्जाम्पल में है सोन नदी, ठीक है, जिसमें केवल बरसात के दिनों में ही पानी का प्रवाह होता है। इसमें से अधिक नदियाँ गर्मियों के दिन में सूख जाती है अथवा इसके पानी का स्तर बहुत कम हो जाता है। मतलब बरसात है तब ज़्यादा है, मतलब गर्मी दिन आया तो ये सूख जाती है नदियाँ। झारखंड की अधिकतर नदी ऐसी ही है, यही कहना है। आगे है कि झारखंड की कुछ प्रमुख नदियाँ के बारे में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, तो ज़रूर देखिएगा। पहला आता है हम लोग का सोन नदी। सोन नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। इसकी लंबाई लगभग 780 किलोमीटर है। सोन नदी झारखंड के पालमू जिले से होते हुए बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी को सोनभद्र और हिरण्यवाह नदी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी है और उत्तर दिशा में सोन नदी से जाकर मिलती है। सोन नदी में सोन के कण मिलने के कारण इसका नाम जो है सोन नदी कहा गया। सोन नदी पड़ा है, सोन नदी से के नाम से जाना जाता है। सोन नदी जो है वो झारखंड का एकमात्र नदी है जो बरसाती नदियों को गिनती में नहीं आती। मतलब यही जो एक नदी है जो बरसाती नदी की गिनती में नहीं आती, बाकी सब नदी मतलब बरसाती नदी के गिनती में आती। इस नदी में वर्ष भर पानी का बहाव एक जैसा बना रहता है, मतलब हमेशा एक जैसा। सॉरी, हमने यहाँ थोड़ा सा आपको गलत बता दिया है, यहाँ अपवाद दिया है। मतलब कहने का मतलब है कि ये छोड़ के बाकी जितनी नदियाँ हैं सब है आपका बरसाती नदी, ठीक है, इसलिए अपवाद लिखा, हमने थोड़ा सा गलत बता दिया। खैर कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। अब आता है हम लोग का दामोदर नदी। तो सीधा समझिए बाकी जितनी नदी है वो है हम लोग का बरसाती नदी। दामोदर नदी का उद्गम जो है लातेहार जिला से होता है। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग
524 किलोमीटर और झारखंड राज्य की इसकी लंबाई लगभग 290 किलोमीटर है। मतलब इसका टोटल लंबाई 524 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड राज्य में जब प्रवेश करती है तो झारखंड राज्य में जो नदी है वो 290 किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। देखिए, दामोदर नदी जो है ये बहुत लंबी तो है, झारखंड की प्रसिद्ध नदी, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण रहता है। दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल के में जो है वो शोक नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस नदी के कारण बंगाल में भयंकर बाढ़ आती है, जिसके कारण जान और माल की काफ़ी हानि होती है। परंतु वर्तमान में इस नदी पर दामोदर घाटी परियोजना के द्वारा बहुउद्देशीय बांध परियोजना की व्यवस्था की गई है, जिससे जो है बाढ़ में कमी आई है। दामोदर घाटी परियोजना के कारण अब दामोदर नदी से पश्चिम बंगाल में बाढ़ नहीं आती है। मतलब ये जब से बना है, ठीक है, उससे पहले आता था। बंगाल में इसको क्या नाम से जाना जाता है, तो बंगाल में इसको शोक नदी के नाम से जाना जाता है। इसका टोटल लंबाई 524 है, झारखंड में इसका 290 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने काफ़ी चीज़ देखा। अब देखेंगे स्वर्ण नदी। स्वर्ण नदी जो है दोस्तों, वो स्वर्ण नदी का उद्गम रांची जिले से हुआ है। यह रांची के लगभग 16 किलोमीटर दूर नगड़ी गांव से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। इसकी सुनहरी रेत में सोने के कण मिलने के कारण इसका नाम स्वर्ण रेखा पड़ा है। यह नदी भी बरसाती नदी है, इस कारण यह बरसात के दिनों में ज़्यादा पानी होता है। यह झारखंड राज्य की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब बिना किसी दिक्कत के जाके डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यही एक नदी है। ये सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। स्वर्ण नदी पर राज्य की सबसे उच्च जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात है। बहुत बड़ी बात, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, तो स्वर्ण नदी पर है, आपको ध्यान रखना है, जिसकी लगभग ऊंचाई 74 मीटर है। दोस्तों, स्वर्ण नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण नदी नहीं है, स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी कोकरो, कांची, खरकई और राहु नदी है। स्वर्ण रेखा नदी पर कई परियोजनाओं की स्थापना की गई है। ये भी अगर हम लोग स्वर्ण नदी रेखा डायरेक्ट जब पूरा उसका डिटेल पढ़ेंगे तब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहीं तक जानते हैं, ठीक है। आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे झरने के बारे में। झरना देखेंगे, झारखंड के झरना। तो पहला हो जाता है जोन्हा जलप्रपात, झरना यानी जलप्रपात, ठीक है। यह जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। जोन्हा गांव के पास होने के कारण इसका नाम जो है जोन्हा जलप्रपात पड़ा है। इसकी ऊंचाई लगभग 17 मीटर है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह एक जो है पर्यटन स्थल भी है। कौन? जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात। दूसरा आ जाता है हम लोग का होंडू जलप्रपात। यह जलप्रपात जो है वो रांची जिले में स्थित है, मतलब झारखंड के रांची जिला। यह जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 74 मीटर है, हम लोगों ने आगे भी देखा था। यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है और यह भारत का 10वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये ध्यान रखने का क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का 10वां सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा ही, तो आपको लिखना पड़ेगा होंडू जलप्रपात, ठीक है, ध्यान रहे। यहाँ वर्षा भर पर्यटनों का आना जाना लगा रहता है। मतलब यहाँ साल भर जो है पर्यटक वगैरह मतलब घूमने के लिए आते जाते रहते हैं होंडू जलप्रपात के पास, होंडू जलप्रपात देखने के लिए। अगला आ जाता है रजप्पा जलप्रपात। यह जो है वो रामगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ? रामगढ़ जिला, जो कि दामोदर और भेड़ा यानी भेरवी नदी के संगम तट पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह भी एक पर्यटन स्थल है जो प्रसिद्ध है झारखंड के ही। इसकी टोटल लंबाई सिर्फ 4 मीटर है, लेकिन सिर्फ 4 मीटर नहीं बोल सकते, ये 4 मीटर भी बहुत होता है, बस आपको ध्यान रखना है, इसलिए हमने बता दिया 4 मीटर। अब आगे आता हम लोग का टॉपिक जो है वन यानी जंगल, ठीक है। झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग वनों से घिरा हुआ है। ये ध्यान रखने का। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड के मतलब 22,977 वर्ग किलोमीटर जो है वो भूमि में वनों का विस्तार है, मतलब फैलाव है। सिर्फ जो है भूमि जो है वन के लिए इतना
वर्ग किलोमीटर तक है। झारखंड में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में है और सबसे कम देखा जाए तो धनबाद जिले में। देखिए ये भी यहाँ दो दो टॉपिक दे दिया, सबसे ज़्यादा तो पश्चिमी सिंहभूम, सबसे कम तो धनबाद। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग वनों की श्रेणी। मतलब वन टोटल 3 भागों में होता है, आपको पता है। इसके भी भाग होते हैं, एक होता है आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और फिर हो सकता है वर्गीकृत, लेकिन यहाँ आपका नहीं दिया तो ये आप लोग का यहाँ हम लोग जो है बंटवारा नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग को 3 ही पढ़ना है। ठीक है, आरक्षित वन देखते हैं तो झारखंड में 81% वन संरक्षित वनों की श्रेणी में आता है, जहाँ कुछ हद तक इंसानी गतिविधियों जैसे पशु चराने, चारे की कटाई, पेड़ों की कटाई आदि की अनुमति होती है। मतलब आरक्षित वन जो है वहाँ जो है टोटल 81% वन जो है वो आरक्षित वन में आता है, जहाँ सब पशु चराते हैं झारखंड के लोग, वनों की कटाई करते हैं, पेड़ पौधा, चारे वगैरह, पत्ते वगैरह, इन सभी चीज़ों को। ठीक है, वहाँ अनुमति भी है कि आप कर सकते हैं, लेकिन संरक्षित वन जो है वो सिर्फ 18% है। लेकिन यहाँ जो है वो इंसानी गतिविधियाँ का प्रतिबंध लगा हुआ है, मतलब आप यहाँ नहीं जा सकते, वो सरकार के अंडर में है। आप यहाँ ना ही पशु चरा सकते हैं, यहाँ ना ही पेड़ काट सकते हैं, ना ही यहाँ से आप चारा ले जा सकते हैं अपने जानवरों के लिए। ये है यहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है, मतलब रोका गया है। और हम लोग का जो आगे है अवर्गीकृत वन, ये क्या है तो झारखंड में 1% जो है वो अवर्गीकृत वन है। मतलब अवर्गीकृत वन है जहाँ जो है इंसानी गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहता है, जैसे मन किया वैसे किया जाता है। तो यही था। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है झारखंड के भूगोल के बारे में बहुत सारी जानकारियां ली हैं, बहुत सारी। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जितने भी दोस्त सेमेस्टर 4 में हैं उसको कृपया करके शेयर कर दीजिएगा, बस एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही अपलोड करें। जल्द क्या, अगर आप लोग सपोर्ट बनाइएगा तो हम डेली डेली अपलोड करके आपको जल्द से जल्द आपको क्लियर करवा देंगे। बस यही वीडियो था, तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने के बाद मेरा जो है मोटिवेशन बनता है, थोड़ा सा हिम्मत आता है और भी अच्छा लगता है काम करने में, तो आप समझ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।